हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। मुझे टाइम नहीं मिल पाया था तो आज मैं अपने घर पे हूँ। और साथियों, आज जो हम लोग CSR UGC नीट 2023 का जो जून का पेपर है साथियों, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों फाइनल रिवीजन दे रहे हैं। और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेमा है साथियों, और रिजल्ट्स है, उसको डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छे से साथियों पुटअप करेंगे। ये साथियों हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। W इक्वल्स टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। तो W क्या है, किसका फंक्शन है साथियों? Z का है ना। सो बेसिकली व्हाट वी आर हैविंग AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D एंड ABCD आर द रियल नंबर। सो वी कैन हैव अ डिफरेंट केस स्टडी साथियों। तो केस स्टडी में बेसिकली आपको ये याद रखना है। देखिए, इसको कुछ भी नहीं है, आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऐसे बना लीजिए, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। एक रफ आइडिया में दे रहा हूं। तो इसके पास साथियों तीन चॉइस हो सकता है। क्या हो सकता है कि हो सकता है ये जीरो हो, है ना। ये भी हो सकता है साथियों ये नॉन जीरो हो। नॉन जीरो के पास दो चॉइस हो जाता है साथियों, इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस, ठीक है ना। तो इसको हम लोग साथियों इसको लर्न करते हैं कि साथियों ये AD माइनस BC इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होगा। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये भी अच्छा रहेगा जानकारी के लिए। तो यहाँ पे एक साथियों में 0 पॉइंट लिख देता हूँ कि if AD minus BC equals to 0, then this function is what? Bilinear transformation W is a constant function. क्या होता है साथियों? Constant function. But you have to work on the non-constant function, non-zero non-constant function. So this is the meaningless in the bilinear transformation. So we must have at least a non-zero non-constant function. So suppose this one is a non-constant non-function. So we are switching to the first case study. Suppose AD minus BC is distinct from zero. साथियों, अगर ये तो केस स्टडी आपने देख लिया कि AD minus BC equals to zero. सॉरी साथियों, AD minus BC equals to zero. Then WZ this bilinear transformation is exactly a constant function. So is this okay? So this is okay. Now we are going to the switching second condition. So suppose the case study for the non-zero non-constant function. So AD minus BC must be non-zero. साथियों, अगर non-zero होता है तो एक बात जरूर याद रखिएगा, ये जिससे आपको ये पता चल गया कि ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दो तीन बातें आप जरूर याद रखिएगा कि फंक्शन क्या होगा साथियों। ये जो हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इसके पास दो केस स्टडी रहेगा कि ये नॉन जीरो होगा, और पहला साथियों नॉन कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? नॉन कांस्टेंट, ठीक है। कि बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसको जरूर फुलफिल किया जाना चाहिए। और साथियों सेकंड केस स्टडीज को जरूर याद रखिएगा कि ये जो मैपिंग है वो क्या करता है, रियल एक्सिस को रियल एक्सिस पे मेजर करता है। क्या करता है? मैप करता है। कौन करता है? ये साथियों बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स अ रियल एक्सिस टू अ रियल एक्सिस साथियों, ठीक है ना। कब? जब हमारे पास ये जो साथियों AD माइनस BC इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम जीरो है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम जीरो में मैपिंग तो आपने देख लिया कहां से कहां तक जाएगा, लेकिन उस पर भी हम लोग डिफरेंट केस स्टडी देखते हैं कि रियल एक्सिस में अपर हाफ लेंगे कि लोअर हाफ लेंगे। तो इस टाइप से साथियों इसके लिए ये केस स्टडी है। और यहाँ पे साथियों ये दोनों बेस पे साथियों CSR UGC नेट ने मल्टीपल टाइम आपको क्वेश्चन अरेंज किया है। सो नाउ कम टू द दिस वन, AD माइनस BC इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। साथियों ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है ना। तो स्ट्रिक्टली अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसमें जरूर याद रह जाएगा आपको। इफ एंड ओनली कंडीशन जरूर याद रखेगा इसमें कि हाइपर जो अपर हाफ प्लेन होता है साथियों, ये क्या है? अपर हाफ प्लेन को अपर हाफ प्लेन पे मैप करेगा, पहली बात। और सेकेंड है साथियों कि लोअर हाफ प्लेन को लोअर हाफ प्लेन पे मैप करेगा। सो व्हाट इज अपर हाफ एंड लोअर हाफ प्लेन, थोड़ा वो भी समझ लें। तो साथियों आपको ये दिख रहा है कि ये जो है ये वाला चीज ये अपर हाफ प्लेन है, तो इसको कहाँ पे लेके जाएगा? अपर हाफ प्लेन पे, ठीक है ना। और यही क्या करेगा? लोअर हाफ प्लेन को साथियों लोअर हाफ प्लेन पे मैप करेगा। कौन करेगा? When we have a condition AD minus BC is strictly greater than zero, so we are having these conditions. Now come to the second one. If AD minus BC is strictly less than zero, then साथियों ये जो वाला टर्म्स है ये एक दूसरे को ना ऑल्टरनेट कर देता है, ठीक है। क्या करेगा? ऑल्टरनेट दैट मींस व्हाट? हाइपर अपर हाफ प्लेन को साथियों लोअर हाफ प्लेन पे और लोअर हाफ प्लेन को अपर हाफ प्लेन पे ये मैप करेगा, ठीक है। और ये आपको कई बार क्वेश्चन आ रखा है, तो बिल्कुल भी इस ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल स्विच नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग में फिक्स रखना है कि क्या क्राइटेरिया पेपर में हो सकता है आपके पास। तो सपोज साथियों वी हैव टू एग्जांपल्स, वन इज WZ इक्वल्स टू Z प्लस 1 अपॉन Z प्लस 2 है, एंड सेकंड वन इज नेगेटिव ऑफ Z प्लस 1 अपॉन Z प्लस 2। सो हाउ द मैपिंग इज गोइंग ऑन, किस तरह से बिहेवियर रहेगा, इस बार से आप लोग समझ ले।
सो यू हैव टू जस्ट कंपेयर विद द गिवन फंडामेंटल्स, आप कह सकते हैं, फंडामेंटल्स नहीं कहे, और जो एक्चुअल फॉर्मेट या सिंटैक्स है इससे आप कंपेयर करेंगे। तो ए क्या है साथ ही आपके पास 1 है, बी हमारा साथ में यहाँ पे भी 1 है, सी इज द मल्टीपल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द डिनोमिनेटर, सो सी इज 1 एंड साथ में डी इज व्हाट 2। तो ये फर्स्ट केस में जस्ट यू हैव टू चेक वेदर एडी माइनस बी सी क्या रिएक्शन प्रोवाइड करता है। सो 1 into 2 minus 1 into 1 that becomes 2 minus 1 equals to 1, so that is greater than 0। बेसिकली कुछ नहीं करना है आपको, अगर आप चाहें ए जेड प्लस बी साथियों अपॉन सी जेड प्लस डी, तो आप लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ए डी माइनस बी सी, जस्ट ऐसे कर लें, ठीक है। सो ए डी माइनस बी सी दैट इज 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो ये क्या करेगा साथियों, अपर हाफ प्लेन को अपर हाफ प्लेन पे लेके जाएगा और लोअर हाफ प्लेन को साथियों लोअर हाफ प्लेन पे लेके जाएगा। ये फर्स्ट केस स्टडी है। नाउ कम टू द सेकंड वन। ये साथियों आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन दोनों इसी टाइप का ही क्वेश्चन आ रखा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाला है। सो नाउ -1 into 2 और माइनस करना है 1 into 1। सो व्हाट वी आर हैविंग एक्चुअली, सो -2 - 1 दैट बिकम्स -3, दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। साथियों जब हमारे पास ये केस स्टडी आ जाता है, इफ वी आर गेटिंग द एडी माइनस बी सी इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, देन व्हाट वी आर हैविंग एक्चुअली h प्लस हाइपर अपर हाफ प्लेन मस्ट बी मैप्ड टू द lower half plane and lower half plane mapped to the upper half plane. So there are 2 case study for the CSIR UGC NET। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा फील करेंगे ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के बाद आप। साथियों वन मोर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CSIR UGC NET। इस टाइप का साथियों क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है। देखिए क्या क्या आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था। ये साथियों CSIR UGC NET का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो एक रिजल्ट में यूज करने वाला हूँ, दैट इज स्वार्टपिक लेमा। स्वार्टपिक लेमा या आप लोग साथियों एक अलग चीज कह सकते हैं ओपन मैपिंग थ्योरम, है ना, ओपन मैपिंग थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम। तो साथियों ये बेसिकली देखिए क्या है, एफ डी टू डी एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है, और ये साथियों दो ये इस चीज को जरूर याद रखिएगा, स्वार्टपिक लेमा में 2 कंडीशंस आपको हमेशा ही गिवन रहेगा कि फंक्शन का वैल्यू एट जेड इक्वल्स टू 0 पे हाफ है और हाफ पे साथियों 0 दिया है, कुछ और भी कंडीशंस हो सकता था। और ये बताया कि आपका जो डोमेन है साथियों वो क्या है, यूनिट मॉडुलस का एक आप कह सकते हैं क्लोज डिस्क है। तो आपको पूछा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ f 0 इज स्ट्रिक्टली लेस और इक्वल्स टू 3/2 3/4, या f डैश हाफ के साथ इसका जो मॉडुलस होगा लेस और इक्वल्स टू 4/3 है, या बोथ आर ट्रू, 1 and 2 और बोथ आर ट्रू, और f ऑफ z इक्वल्स टू z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d। मतलब या तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बहुत ही इजी है, बच्चों वाला काम है। यू हैव टू यूज दिस स्वार्टपिक लेमा। स्वार्टपिक लेमा का स्टेटमेंट मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया है। तो साथियों देखिए पहला पॉइंट से आपके पास 0, तो 0 पे आप लगा दें f टेस्ट 0, एज इट इज जैसा लिखा हुआ है वैसा आप पुट कर दे, कुछ ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। सो कैन आई राइट लाइक दिस वन, सो इट बिकम्स नाउ, सो f ऑफ 0 पे वैल्यू है हाफ, उसका होल स्क्वायर करना है तो 1/4 दैट इज 1, सो 4 - 3 बिकम्स 3/4, सो यू आर गेटिंग दिस वन। सो व्हाट वी आर हैविंग एक्चुअली f डैश 0 का मॉडुलस है लेस और इक्वल टू 3/4 टाइम्स। इज दिस ओके? नाउ कम टू द अनदर वन, f डैश हाफ। So put z equals to half in the in this expression साथियों, so this becomes half का whole square upon 1 minus half का whole square. So can I write like this one? So 1 minus f of half becomes 0, so 0 square is there. 1 minus 1/2 का whole square, that is 1/4. So what we are getting actually here 1 upon 1 minus 1/4, that becomes 3/4. तो साथियों can I write 4/3? So you are getting here f dash half. The modulus of f dash half is strictly less or equals to 4/3. So here both conditions holds at a time. दोनों कंडीशन साथ में एक ही टाइम पे फुलफिल करा जा रहा है, और इसने बोला कि क्या दोनों कंडीशंस होल्ड करता है? यस, दोनों कंडीशन होल्ड करता है। सो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है। साथ में पार्ट सी का है, 4.75 मार्क का क्वेश्चन है, सो दैट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कहीं साथ में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, स्वार्टपिक लेमा का स्टेटमेंट आप लोग कैसे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक की वर्ड है, इसको जरूर याद रखिएगा, और इसमें दो चीज याद रखना है कि 2 आपके पास इनिशियल कंडीशंस इंपोज करे रहेंगे, ठीक है। तो ये साथियों यहाँ देखिए ये भी कंडीशन और बोथ कंडीशन होल्ड एट अ टाइम। सो राइट नाउ लाइन 1, 2 and 3। नाउ टॉक अबाउट द फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो ट्रू और नॉट। तो आपको दिख रहा है कि f ऑफ z इक्वल्स टू z हो रहा है कि नहीं, सिंपल सी बातें देख रहे हैं। f ऑफ हाफ यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास f ऑफ z इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए f ऑफ 0 साथियों हाफ लिखा हुआ है, तो f ऑफ हाफ इक्वल्स टू हाफ तो नहीं लिखा हुआ है ना, ये वाला कंडीशंस नहीं, तो ये दिख ही रहा है डायरेक्ट, ये हो ही नहीं सकता। तो बाय द गिवन ऑप्शन ही साथ में इसका स्टेटमेंट फेल हो रहा है।
साथियों, one more questions I have taken. We are going to use the result number 4. So what does the result number 4 says? तो बेसिकली आपको याद रखना है लिवोलिस थ्योरम। क्या याद रखना साथियों? लिवोलिस थ्योरम। एंटी में लिख देता हूँ, लार्सन एंड टर्बो मत समझ लीजिएगा साथियों। लिवोलिस थ्योरम क्या स्टेटमेंट है? आपको बहुत सारी चीजें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है कि फंक्शन शुड बी एंटायर, और एंटायर फंक्शन के बारे में याद रखिएगा कि एवरी एंटायर फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, मतलब ये हमेशा ही नॉन जीरो रहता है। तो पहले तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, नॉन जीरो नॉन कांस्टेंट। ठीक है, तो एक चीज चलिए आगे हम लोग बातें करते हैं। कहता है एन एंटायर फंक्शन द रेंज ऑफ f is bounded, then talk about first image of function should be constant, a function should be constant, f equals to 0 और f is a non zero constant। नॉन जीरो कांस्टेंट बहुत बड़ी बात है, बोल दिया। ठीक है ना, क्या है? नॉन जीरो कांस्टेंट है, जीरो कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है ना। तो चलिए साथियों, यहाँ से हम लोग बातें करते हैं कि एंटायर फंक्शन है, और देखिए एंटायर फंक्शन है और रेंज ऑफ f इज बाउंडेड। एक चीज में आप लोगों ने बहुत सारा केस स्टडी पढ़ा है साथियों, 10 से 12 मैंने रिजल्ट साथियों शॉर्ट पे भी डाल रखा है और फुल वीडियोस में भी डाल रखा है कि एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अगर वन ऑफ देम चाहे रेंज साथियों आप रेंज को बाउंडेड कर दें, इमेज को बाउंडेड कर दें, कुछ कंडीशंस लेके बाउंडेड कर दें, ठीक है, कितना भी कुछ भी केस स्टडी आप लोग लगा दें तो हमेशा ही क्या होगा? एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ये साथियों बहुत सारा हम लोगों ने केस स्टडी पढ़ा है, एलिप्स में, हाइपरबोला, अलग अलग डिफरेंट केस स्टडी में। तो यहाँ पे की वर्ड है साथियों आपके पास एंटायर, और ये हमारा बाउंडेड। सो एंटायर बाउंडेड फंक्शन बाय द लिवोलिस थ्योरम इज कांस्टेंट। क्या होगा साथियों? कांस्टेंट। ठीक है, एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। तो देखिए कांस्टेंट हो गया तो ये तो पहले ही बात है ना। तो रेंज ऑफ f इज बाउंडेड मतलब क्या? जो ही बाउंड करा तो एंटायर थिंग को बाउंड करेगा, क्योंकि फंक्शन इज कांस्टेंट। फंक्शन कांस्टेंट है तो इमेज भी कांस्टेंट, फंक्शन कांस्टेंट है ही। f0 कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि एंटायर फंक्शन जब भी हम लोग लेंगे तो जीरो का कोई मतलब है? जीरो तो सिर्फ जीरो सर्कल को रखेगा, जीरो पॉइंट्स को रखेगा, तो फिर एंटायर कहाँ हो गया, है ना। f इज नॉन जीरो कांस्टेंट, तो ये भी गलत है। तो हमारे पास ये साथियों ये दो ऑप्शन हमारा सही हुआ। ठीक है ना, चलिए ये वाला हो गया कौन, और एक मैं और सोच रहा था कि ये किस टाइप का जो क्वेश्चन आता है साथियों। चलिए एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ कॉम्प्लेक्स का ही। साथियों ये जो क्वेश्चंस लिया है इस टाइप के साथियों अभी तक का ट्रेंड है साथियों, 2016-17 का ले लें, आयुवन साथियों 22 का भी क्वेश्चंस लेंगे, 11-12 का भी साथियों। तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन का जो यूज होता है बहुत धमाकेदार तरीके से साथियों यूज हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि साथियों कि मान लीजिए हमारे पास टू फंक्शन f और g दोनों क्या है? एनालिटिक है किसी डोमेन D पे। तो साथियों याद क्या रखना है कि f और g आइडेंटिक मतलब इक्वल होगा साथियों ऑन अ सेट S व्हिच हैज अ लिमिट पॉइंट इन D। क्या बोला? इसको जरूर अच्छा से समझ लीजिए कि इसको जरूर याद रखिएगा कि साथियों मान लीजिए एक D है जिसपे f और g बोथ आर इक्वल है ना, f एंड g बोथ आर इक्वल। इसको जरूर याद रखिए साथियों। अगर हमारे पास दो फंक्शन है f एंड g बोथ आर साथियों एनालिटिक है, क्या है? एनालिटिक। एक चीज याद रखिएगा किस पे है? D पे। और साथियों एक ऐसा सेट बन रहा है, मान लीजिए ये सेट है, ठीक है ना, और सेट क्या कर रखा है? कुछ इस टाइप का मान लीजिए कुछ सेट रख रखा है, और इसका जो लिमिट पॉइंट है क्या है साथियों? लिमिट पॉइंट। इसको जरूर याद रखिएगा, इसका जो लिमिट पॉइंट है ना ये D में चला जाए। किस में चला जाए? D में चला जाए। तो इसको जरूर याद रखना है। इसी को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, S से D पे एक्सटेंड कर देते हैं कि साथियों एक चीज और याद रखिएगा, पहला लिमिट पॉइंट किस में चला जाए? D में। और दूसरी बात याद रखेंगे साथियों कि f और g जो है इक्वल होगा किस पे? S पे। दो बातें जरूर याद रखिए कि सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा वो D में चला जाए, और दूसरा साथियों f एंड g मस्ट बी आइडेंटिकल ऑन सेट S। मतलब ये जो सेट S पे है साथियों ये आइडेंटिकल है। अगर ऐसा होता है तो आइडेंटिटी थ्योरम कहता है कि इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं कि f और g बोथ शुड बी इक्वल ऑन D। तो साथियों इसको जरूर याद रखिएगा। तो बेसिक पॉइंट्स क्या है? इस सेट के पास जो लिमिट पॉइंट होना चाहिए वो डोमेन का मेंबर होना चाहिए। अगर है तो हम लोग आइडेंटिटी थ्योरम मतलब इंप्लीमेंट करेंगे साथियों, अदरवाइज इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। इसको बेसिक बातें याद रखना है और ज्यादा कुछ नहीं है। क्या बात याद रखना है? वी मस्ट हैव अ डोमेन जिसपे क्या होगा? दो फंक्शन हमेशा एनालिटिक होगा साथियों। एनालिटिक मतलब कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। और साथियों इसके पास डोमेन के पास एक ऐसा सेट मिलेगा, वो सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा वो किस में जाना चाहिए? D में जाना चाहिए, है ना। लिमिट पॉइंट मस्ट बिलोंग टू द D। और साथियों f और g मस्ट बी इक्वल ऑन द सेट S। अगर ये कंडीशंस होल्ड करता है देन f एंड g बोथ आर एनालिटिक फंक्शन कैन बी एक्सटेंडेड अप टू द डोमेन D इन विच इक्वालिटी होल्ड्स।
तो साथियों ये जो इक्वलिटी कहाँ पे होल्ड करेगा, डी पे भी होल्ड करेगा, और यही हमारा आइडेंटिटी थ्योरम है। ठीक है साथियों, एक चीज जरूर याद रखिएगा, आइडेंटिटी थ्योरम रियल में भी रियल में भी एग्जिस्ट करता है ना। जैसे उसको एल लेके साथियों डी बाय एल लेके आप लोग काम करते हैं। तो चलिए इसको जरा समझते हैं, इजी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। देखिए आपके पास डी क्या दिया हुआ है साथियों, ये क्या हमारे पास ओपन डिस्क है ना, यूनिट डिस्क है, ओपन डिस्क है, यूनिट डिस्क। सो फंक्शन गोइंग फ्रॉम डी टू सी बी एन एनालिटिक फंक्शन। तो जो की वर्ड है उसको जरूर याद रखें, एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। फंक्शन क्या कर रहा है, एफ ऑफ 1 बाय एन इक्वल्स टू 2n बाय 3n प्लस 1 और n इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1। मतलब क्या है साथियों, n का वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर के कोरस्पॉन्ड वर्क कर रहा है। तो आपको बोलता है, बताया कि फंक्शन का वैल्यू 0 पे 2/3 होगा, फंक्शन हैज अ सिंपल पोल एट z इक्वल्स टू -3, या फंक्शन का वैल्यू एट z इक्वल्स टू 3 बिकम्स 1/3 और नो सच अ फंक्शन एग्जिस्ट। साथियों दिस रिजल्ट एंड दिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन टू क्लैरिफाई द ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी ऑफ द आइडेंटिटी थ्योरम। बेसिक बातें जरूर याद रखते हैं, ज्यादा हम लोगों को कुछ समझना नहीं है। डी क्या है हमारे पास, ओपन यूनिट डिस्क है ना साथियों, ये ओपन यूनिट डिस्क है डी। अब आपके पास देखिए फंक्शन, ये जो हमारा एनालिटिक फंक्शन है, ये वाला चीज, इसमें आपको सेट देखना है। तो सेट क्या है आपके पास साथियों, ये 1 बाय n है। ठीक है, ये साथियों आपके पास सेट है 1 बाय n, इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। तो साथियों जब इसका जो लिमिट पॉइंट निकालिएगा तो 0 आएगा, क्या आएगा, लिमिट पॉइंट 0। लेकिन जब आप लोग गौर से देखें साथियों कि लिमिट पॉइंट हम लोग 0 निकालें और जब सेट की बातें करेंगे तो 1/2 1/3 डॉट डॉट इस तरह से हमारा सेट बनता जाएगा। और इसका जो लिमिट पॉइंट है 0, 0 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, बट लिमिट पॉइंट, एक चीज आप लोगों ने साथियों बहुत अच्छे से लर्न करा है कि लिमिट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। तो साथियों यहाँ तो बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन जो 0 है ये साथियों इसके अंदर कहाँ गया, हमारा डी के अंदर चला गया। तो लिमिट पॉइंट हमारे डी के अंदर चला जाएगा। बोलिएगा कैसे सर, सो मॉड ऑफ जेड इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 में हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है हमारे पास, ये वाला साथियों ये ओपन बना दीजिए, ओपन, और ये जो डी है 0, सो ये जो हमारा लिमिट पॉइंट है साथियों 0, तो ये इसके अंदर लाई कर रहा है, तो डी के अंदर चला गया। तो जो ही ये बोलता है कि साथियों कि अगर हमारे पास एक ऐसा सेट मिले जिसके पास लिमिट पॉइंट हो और लिमिट पॉइंट किसका मेंबर हो, डी का मेंबर हो, तो साथियों क्या होगा, दोनों फंक्शंस इक्वल होगा। कौन सा दोनों फंक्शन होगा, एक तो आपके पास ऑलरेडी एनालिटिक फंक्शन है, दूसरा हम लोग जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे, उसकी एग्जिस्टेंस की गारंटी लेगा, वो कैसे करेंगे वो देखिए। तो जैसे साथियों हम लोग 1 बाय n जो हमारा सेट बना उसी को हम लोग फंक्शन की तरह ट्रीट करवा देते, z इक्वल्स टू 1 बाय n ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है। कैन आई राइट n इक्वल्स टू 1 बाय z, साथियों ये लोग हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो जो कंडीशंस होल्ड कर रखा है वैसे आप कीजिएगा तो अपने आप सारा चीज मिलता जाएगा। n का वैल्यू 1 रख दीजिए, n का वैल्यू 1 तो z इक्वल्स टू 1 है ना, तो यही यहाँ पे भी रख के चेक कर दीजिएगा। z इक्वल्स टू 1 पे सॉरी n इक्वल्स टू 1 पे साथ में z का वैल्यू 1 है, तो 1 इस कंडीशंस को होल्ड करेगा है ना, फंक्शन के टर्म में भी साथ में ऐसे रह जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल्स टू 1 सो 2 है ना, तो यहाँ पे साथ में 2 है और 3 + 1 दैट बिकम्स 4, सो 1/2 आल्सो इज द मेंबर ऑफ दिस। इस तरह से साथ में लोग करके क्या करेंगे, इक्वलिटी होल्ड करवाएंगे। ठीक है, कि सारे टर्म्स पे क्या होना चाहिए, सारे वैल्यूज इक्वल होने चाहिए। चलो इतना डेप्थ में नहीं जाते, z इक्वल्स टू 1 बाय n है, n का यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 बनता है, 0 इज नॉट द मेंबर ऑफ s बट द मेंबर ऑफ d, मतलब d के अंदर चला गया, आइडेंटिटी थ्योरम होल्ड करेगा, आइडेंटिटी थ्योरम होल्ड करेगा तो बोलेगा f और g इक्वल होगा। ठीक है, तो साथियों ये z इक्वल्स टू 1 बाय n ले लिया मैंने। अगर आप चाहें तो ये एक ही लाइन में भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, 1 बाय n को हम लोग लिख सकते हैं 2 बाय 1 बाय n टाइप का मैं बनाना चाह रहा हूँ कि वो अलग फंक्शन की तरह ट्रीट हो जाए, बस ये और कुछ नहीं। इसको कुछ और मान लीजिए, बोल दीजिए सर आप z हो 2/3 + z। अगर आप ऐसा कर पाने में सक्षम है तो एक ही लाइन में बन जाना, अदरवाइज तो सारा ड्रामा ही हो रहा है। अब देखिए साथियों z के जगह पे 0 डाल दीजिए, तो z के जगह पे 0 डालेंगे तो 2/3 + 0 बिकम्स 3 है ना, सो 2/3, सो f ऑफ z पे वैल्यू कितना आ गया 2/3, सो डन। नाउ f हैज ए सिंपल पोल एट z इक्वल्स टू -3। आपके पास ये फंक्शन बन क्या है, f ऑफ z इक्वल्स टू 2/z + 3 + z, सो 3 + z इक्वल्स टू 0, सो दिस इंप्लाइज z इक्वल्स टू -3। z इक्वल्स टू -3 रखेंगे तो साथ में 2/0 दैट बिकम्स इन्फिनिटी। तो जो ही साथ में लिमिट पॉइंट आपका इन्फिनिटी आ जाता है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन के पास सिंपल पोल एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारा सिंपल पोल हो गया, मतलब डिग्री 1 का पोल बन गया। ठीक है, ये हो गया। नाउ कम टू द दिस, क्या है साथियों, बेसिकली ये है लिखा हुआ 2/3 + z। नाउ राइट डाउन z के जगह हम लोग क्या रख दें साथियों इसमें 3, सो जस्ट पुट डाउन f ऑफ 3 इक्वल्स टू 2/3 + 3, so that becomes 2/6, that is half, so 1/3 is this
तो ये भी है साथियों। कहता है कि नो सच फंक्शन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट तो कर रहा है, एग्जिस्टेंस की तो गारंटी दे रहा है, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग आइडेंटिटी थ्योरम का किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। ये था साथियों कॉम्प्लेक्स का, मुझे लगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको जरूर हम लोगों को रखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने करवा दिया। बहुत सारा चीज है साथियों, लाइक देखिए CR इक्वेशन है, उसका डायरेक्ट भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो साथियों थोड़ा सा मैं स्विच कर रहा हूँ मॉडर्न पे। साथियों ये मॉडर्न अलजेब्रा में वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ है साथियों, उसको मैं चाहता हूँ कि एक बार अच्छा से रिवीजन हो। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। साथियों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, तो दो बातें जरूर याद रखिए, एक तो अबेलियन जरूर याद रखना है, दूसरा नॉन आइसोमॉर्फिज्म, है ना। मैं बेसिक्स बातें नहीं कर रहा हूँ साथियों। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले आप इसको रिड्यूस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, देन अगर ऐसा कर लेते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं साथियों, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। कैसे दिया जाएगा, यूजिंग द पार्टीशन ऑफ द एक्सपोनेंट। हम लोग क्या करेंगे साथियों, सारी एक्सपोनेंट का पार्टीशन कर देंगे और कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट में लिखना है। क्वेश्चन देखिए साथियों, नेट का जो क्वेश्चन आया था वो था कि ग्रुप का ऑर्डर साथियों 108 था और पूछा था कि बताइए कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कितना एग्जिस्ट करेगा, और एक और था साथियों 62 का। तो आराम से देखिए, ज़्यादा घबराना नहीं है। 2 5 10 और 27, सो 27 2 तो 3 ऐसे हो गया साथियों, कितना हो गया, 3 3 9 27 दूनी 14 दूनी 108। तो ये, तो इसको सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली पार्टीशन ऑफ 3 एंड पार्टीशन ऑफ 2। और साथियों में इतना टाइम नहीं है क्या, बिल्कुल बेसिक से चीज सीखा जाए। पार्टीशन ऑफ 3 का वैल्यू 3 आता है और पार्टीशन 2 का वैल्यू साथियों 2 आता है, तो 6। सो वी आर गेटिंग एग्जैक्टली 6 नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ दिस ऑर्डर। और दोस्तों साथियों दूसरा है कि ऑर्डर ऑफ जी अगर हमारे पास 62 है तो उसको लिख सकते हैं 2 × 31। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। ये देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पार्टीशन कीजिए, पार्टीशन ऑफ 1 × पार्टीशन ऑफ 1, so that it becomes 1 × 1 = 1. So we are getting unique non-isomorphic abelian group. और ये क्या होना है, तो ज़्यादा कुछ सोचना तो है नहीं, ये तो itself यही बन जाएगा जिसका एक दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये बन गया। तो इजी साथियों, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन का ट्रेंड है। मुझे उम्मीद है कि आप फंसेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन में। मैं साथियों उस सब क्वेश्चन को थोड़ा सा ले रहा हूँ जहाँ पे आप फंस सकते हैं और ज़्यादा ट्रबल हो सकता है, इसलिए। तो ये रिजल्ट नंबर 6 था, 10 तक मैं बता के वो करूँगा। रिजल्ट नंबर 7 में साथियों बहुत ही ज़्यादा, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें आप लोग। साथियों ये जो चीज़ जब भी बोला जाता है इज इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, इफ एंड ओनली याद रखना है 4 मस्ट डिवाइड्स p - 3। और कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा दिख सकता है कि p = 3 mod 4। अगर ऐसा है तो आप समझ जाएं ये इंटीग्रल डोमेन और फील्ड बोथ होगा। क्या होगा साथियों, इंटीग्रल डोमेन भी होगा और फील्ड होगा। क्यों, इंटीग्रल डोमेन तो है ही साथियों, फाइनाइट है, सो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, सो बोथ शुड बी पास्ट। साथियों देखिए क्वेश्चन जो आया था, क्वेश्चन पूछा था, उसको थोड़ा आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अच्छा से समझदारी डेवलप हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन रहेगा और क्या क्या पूछा जा सकता है। साथियों बेसिक बात क्या है यहाँ पे, देखिए कैरेक्टरिस्टिक तो सेम ही रहता है, चाहे जेड हो या जेड आयोटा, चाहे है ना, ये साथियों गॉसियन इंटीजर हो या साथियों ये वाला रहे, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक हमेशा पी रहता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जहाँ पे होता है उसको समझते हैं साथियों। इसमें देखिए सिंपल सी बात है, 19 - 3 दैट इज 16। 16 इज द मल्टीपल ऑफ 4, सो 4 मस्ट डिवाइड दिस, 4 डिवाइड कर देगा साथियों, इंटीग्रल डोमेन भी होगा और फील्ड भी होगा। इसमें देखिए क्या 13 - 3 दैट इज 10, सो 4 डज नॉट डिवाइड 10, तो साथियों इसलिए ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं बनेगा और फील्ड भी नहीं बनेगा। तो सावधानी के साथ पेपर में काम करना है। कैन आई राइट 4 / 7 - 3 दैट इज 4, सो 4 डिवाइड करता है, तो साथियों ये इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा और फील्ड भी हो जाएगा। साथियों सिर्फ ये मुझे बताना नहीं है मकसद कि सिर्फ आप ये जाने कि इंटीग्रल डोमेन या फील्ड है। उसके बाद कभी कभी इसमें क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल कितने होंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल। तो आपको पता है जब साथियों जब फील्ड या इंटीग्रल डोमेन होता है तो उसमें मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल एग्जैक्टली 1 होता है ना। वो कौन होता है, 0 इटसेल्फ होता है। यहाँ से देखिए कि 3 - 3 दैट इज 0, तो ये भी डिवाइड कर रहा है, तो ये साथियों इंटीग्रल डोमेन भी फॉर्म करेगा और फील्ड भी फॉर्म करेगा। ठीक है,
तो मुझे नहीं लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक में कुछ भी प्रॉब्लम समझने में होगा जहाँ से आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो। ये था साथियों रिजल्ट नंबर 7 मॉडर्न अलजेब्रा का, जो मुझे लगा कि शायद करवाना चाहिए और कुछ स्किप ना हो जाए इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है साथियों। चलिए साथियों क्वेश्चन और करते हैं, और जो मैं पेपर में तो नहीं करवा पाया आपको, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। देखिए साथियों एक क्वेश्चन था, पहले तो समझ लेते हैं ये रियल का है, रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस तो अच्छा खासा हमने रिवीजन करवाया है, रिजल्ट नंबर 8 है साथियों। एक चीज़ क्या याद रखना है, बेसिक बातें, कि फंक्शन जब मॉड के टर्म में होता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशियबिलिटी की बातें करें, कंटिन्यूटी तो 100% होता है, रेयर केस में साथियों फेल होगा जब आपका रेशनल फंक्शन होगा, डिफरेंशियबिलिटी में भी फेल, लेकिन कहाँ फेल होगा तो इसको जरूर याद रखिएगा कि x माइनस अल्फा पे पावर m रख देता हूँ और कुछ इस टाइप का है, तो इसको जरूर याद रखिए साथियों। अगर m का वैल्यू 1 है तो x इक्वल टू अल्फा जो होगा ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी होगा, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन साथियों डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसको जरूर याद रखें। और साथियों अगर यही m इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 2 होता है तो चाहे कुछ भी पॉइंट रहे x इक्वल टू अल्फा हो या नहीं, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी होता है, मतलब ये हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, एंटायर रियल नंबर में ये डिफरेंशिएबल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सावधानी के साथ आप लोगों को काम करना है। कभी कभी क्वेश्चन भी मजाक करता है तो आप उसके मजाक में ना फंसें, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि अब बताइए अब क्या होने वाला है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है ना, सारा काम हो जाएगा, बहुत ईजी से होगा। तो बेसिक बात है ये हो गया, ज़्यादा कुछ अगर आप बोलिएगा तो करके देख लीजिए। ये सब साथियों टाइम पास करने वाला क्वेश्चन है, ये आपको पता है कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पे होगा, x इक्वल टू 0, सिंगलटन है। एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ x माइनस 2 x माइनस 3, इसका पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी क्या होगा, सिंगलटन 0 है, साथ में 2 3, तो इस पे ये हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी की बात ही नहीं, हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, इस चीज़ का देखिए क्वेश्चन जो आया था वो मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो आ रखा है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। CSR नेट का क्वेश्चन था साथियों, एक क्वेश्चन मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। समझते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, क्या होगा साथियों। ये तो दिख रहा है कि एक्स इक्वल्स टू 0 इसका पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी पहला आ गया। ये कब होगा, अभी आपने देखा कि मॉड फंक्शन में जब भी मॉड रहता है तो इसको आप इक्वल्स टू 0 करें, ठीक है ना, और चेक करें किस पॉइंट पे ये 0 दे रहा है, वही इसका पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी होगा। साथियों साइन एक्स इक्वल्स टू 0 से एक्स इक्वल्स टू n पाई, है ना, ये कुछ n क्या होगा, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ये हो गया। ये वाला थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसका बिहेवियर क्या सेम रहता है या डिफरेंट रहता है। ये आपको पता है कि साथियों कि मॉड ऑफ साइन एक्स जब करेंगे तो ये इट बिकम्स प्लस माइनस साइन एक्स, तो अलग अलग इंटरवल में साथ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है, अलग अलग बिहेवियर रख सकता है, तो साइन चेंज होगा। साइन चेंज होता है तो इसलिए हमारा डिफरेंशियबिलिटी भी इफेक्ट करता है ना, साइन के चेंज होने पे। लेकिन साथियों इसको प्रॉब्लम है कि cos x जो है ना वो मॉड भी लगा देंगे साथियों cos x तो वो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ एंटायर cos x की बातें चली जा रही है कि प्लस माइनस हो सकता है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम रूल चलेगा, cos x इक्वल्स टू 0, सो दिस इंप्लाइज x शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, है ना साथियों, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो इसके टर्म में तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ कि सर पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी बताएं। एक तो हमारा सिंगलटन 0 है और क्या क्या बन रहा है, n पाई साथियों बन गया, और यूनियन कर दीजिए 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, है ना, यही इसका पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। ये क्वेश्चन जो आया था ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ज़्यादा है ना, सोचना ही नहीं था कि एंटायर। यहाँ पे देखिए साथियों ये क्वेश्चन दिया हुआ था प्लस कॉस ऑफ ऐसा दिया हुआ। अब थोड़ा सावधानी जरूरी है, यहाँ पे तो आपने देखा इसका जो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी है साथियों सिंगलटन 0 है, यहाँ पे x इक्वल्स टू साइन x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू n पाई, सो n पाई इज व्हाट, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। यहाँ तक तो मिल गया। प्रॉब्लम यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है साथियों कि ये प्लस माइनस x हो सकता है, देयर इज नो डाउट, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन साथियों जब ये प्लस माइनस x होता है cos माइनस थीटा बिकम्स cos थीटा, तो ये भी पॉजिटिव बन गया, तो यहाँ पे तो कोई चेंजिंग आया ही नहीं, और cos x तो हमेशा डिफरेंशिएबल है, cos x तो डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पे साथियों इसके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
ठीक है, इसलिए ऐसे पेपर में सावधानी के साथ काम करना है। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, तो ये आ गया है साथियों। और जीरो भी नहीं भी रखें, यहाँ जीरो से स्टार्ट करना है तो जीरो तो होगा ही, डायरेक्ट आप लोग लिखते हैं एन पाई, और यहाँ पे लिख दीजिए एन बिलोंग्स टू जेड प्लस माइनस लिखना ठीक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने जीरो लिखा, तो ये हो जाएगा साथियों, ठीक है साथियों। नाउ वी आर स्विचिंग द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। रिजल्ट इज टोटली बेस्ड ऑन द डिफरेंशियबिलिटी एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड आई थिंक 2016-2012 में है। और साथियों ये रियल का है, रियल एनालिसिस का है, और चैप्टर का नाम है डिफरेंशियबिलिटी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि ये साथियों हमारा पार्ट सी का है, पार्ट सी का है 4.75 मार्क्स वाला। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, बताना है आपको कि इसमें पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी क्या है, क्या आपको बताना है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। सो बेसिकली क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, बहुत इजी है, एक एक टर्म को हम लोग काम करते हैं। साथियों ये क्या है, cos x - 5। एक आप लोग साथियों यहाँ पे रिजल्ट जरूर याद रखने, रिजल्ट नंबर 9 कि cos ऑफ x - a, चाहे कुछ भी रहे, अगर ऐसा रखा हुआ है ना तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, हमेशा डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल थ्रू आउट द एंटायर डोमेन, हमेशा ये होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसको इस पे प्रॉब्लम है ना। जब हम लोग cos x = 0 रखेंगे, cos x = 0, सो x = ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होगा साथियों, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये तो हमेशा ही डिफरेंशिएबल होगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारा चीज़ आपको देखने का एक नजरिया आपको पता लगेगा। देखिए फर्स्ट है तो ये साथियों थ्रू आउट द एंटायर डोमेन डिफरेंशिएबल होगा, नो नीड टू से। और चेक करना कोई बड़ी बात तो रहने की, प्लस माइनस कीजिएगा तो हमेशा ही x इज ग्रेटर देन, अगर साथियों लोग अगर ऐसा रखना चाहे प्लस रखेंगे तो x - 5, और तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 5 पे, और cos माइनस रखेंगे -x - 5 का, जब x इज लेस इक्वल्स टू 5, तो cos माइनस बिकम्स प्लस cos, तो सिमिलर ही रह गया। सिमिलर रह गया तो मतलब सारी जगह पे एक ही है ना, चाहे एक्सटेंडिंग टू हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल साथियों, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ एग्जिस्ट एंड इक्वल, दैट्स व्हाई डिफरेंशिएबल। तो इसकी तो बातें है ना, ये हो ही गया डिफरेंशिएबल, यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए sin x - 3 और ये मॉड, यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम है और हम लोग चेक करना चाहते हैं कि इज दिस वैलिड और नो, है ना, मतलब ये होल्ड। तो ये देखिए x = 5 पे तो डिफरेंशिएबल हो गया, ये कह रहा नॉन डिफरेंशिएबल, तो पहला ही कैंसिल आउट है। 3 पे हम लोग चेक करते हैं साथियों, तो जब इस पे आप लोग करेंगे तो अभी जैसे देखिए sin -x, तो x - 3 एक प्लस वाला ले लीजिए, एक माइनस वाला ले लीजिए, x - 3 साथ यहाँ पे माइनस, ये कब होगा, जब x इज ग्रेटर इक्वल टू 3 और साथ में x इज लेस इक्वल टू 3, इस तरह से बिहेवियर रहेगा। इसको साथ में मैंने कुछ f1 बोल दिया, इसको कुछ f2 बोल दिया, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। f1 का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x - 3, और ये साथ में f2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस लग रखा है तो माइनस आएगा cos x - 3। और आप लोग क्या करें, x है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 होगा तो साथ में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये जो बना x = 3 रखेंगे, यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 3 डज मींस 3 रखना है, तो ये cos 0 का वैल्यू साथ में 1, लेकिन यहाँ पे जब cos 0 आएगा तो साथ में -1, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, सो ये साथ में इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, और आपको फाइंड आउट करना है नॉन डिफरेंशिएबल। सो x = 3 इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। Now talk about the x = -10. So is this at a point of at x = negative of 10, the function is differentiable or no? So now come to this one. So this is what x + 10 का होल क्यूब, है ना साथियों। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हो, बस आराम से ठंडे दिमाग से सोचना है कि जो मॉड है, मॉड का बिहेवियर कैसा रहता है, सिर्फ आपको ये सोचना है साथियों। ये आपको पता है कि ये माइनस कब रह जाएगा, ऐसा वाला क्यूब, जब x इज ग्रेटर इक्वल्स टू -10, सॉरी माइनस लिया है तो हमने ये प्लस रखना पड़ेगा, साथ में प्लस रख दीजिए, तो प्लस के साथ प्लस ही रख दीजिए, यानी -10। और साथ ही जब हम लोग माइनस रखेंगे x माइनस, तो ये वाला 10 का होल क्यूब कर दीजिए साथियों का, तो x इज लेस इक्वल्स टू -10, ये आ गया। अब जब इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे 3 टाइम्स ऑफ x + 10 का होल स्क्वायर, इसका साथ में डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस रहने दीजिए, -3 टाइम्स ऑफ x + 10 का होल स्क्वायर, और साथ में एक्सटेंडिंग टू 10 रखेंगे, नेगेटिव ऑफ 10 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोथ एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल हो गया, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल हो गया, है ना। तो ये बोला था नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये गया। नाउ टॉक अबाउट x = 0. सो वी आर जस्ट सर्चिंग फॉर दोज पॉइंट दैट शुड बी द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ टॉक अबाउट x = 0. सो तुम लोग साथियों डी पे आते हैं। सो डी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये है।
सो मॉड ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या बनना है, तो मॉड ऑफ x पे ही आपको काम करना है। साथ में मॉड x एक बार प्लस x होगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर का जब x इज ग्रेटर देन 0, या ये कह सकते हैं आप लोग। और साथ में नेगेटिव ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर कब, जब x इज लेस इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप लोग बोल दें कि f1, साथ ही इसको हमने लिया f2, डेरिवेटिव टेक का डेरिवेटिव, सो f डैश 1। तो साथियों इसका जो डेरिवेटिव हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव बनेगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4, और साथ ही ये f2 डैश बनना है 2 टाइम्स ऑफ माइनस x माइनस 4, है ना, माइनस एक और बाहर में आ जाएगा। अब साथियों इसको जरा चेक कीजिए, एक्सटेंडिंग टू 0 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 मिल जाएगा, और इसमें क्या मिलेगा 4 2 जा 8, तो साथियों नेगेटिव ऑफ 8 मिल रहा है, और इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6। सो बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, सो दैट्स व्हाई एट x इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 0 इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी एंड वी आर सर्चिंग द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, सो ओनली ऑप्शन बी एंड डी आर ट्रू। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको ज्यादा पजल बिल्कुल ही नहीं क्या होगा कि आपको क्या सर्च करना है बेसिकली। सो साथियों पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी में बिल्कुल ही नहीं प्रॉब्लम होगा, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ कि कहीं पे भी आप लोग नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो रियल एनालिसिस में मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होना है। एक साथ में मैं सोच रहा हूँ अगले लेक्चर में लाऊंगा पाथ कनेक्टेडनेस और क्या साथियों क्लोज्ड, बाउंडेड और कॉम्पैक्ट। साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है, तो मेरी कोशिश रहेगी यहाँ पे एक बार जरूर क्वेश्चन को स्विच करूँ। साथियों एक चीज़ मैं हमेशा ही बताने की कोशिश करता हूँ, देखिए हम लोग साथियों जो क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो हम लोगों ने बेसिक बातें करा कि साथियों जो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन होगा उसका जो फॉर्मेट होगा ये इस टाइप का फॉर्मेट करता रहेगा। ठीक है, यहाँ से साथियों जब ये बनेगा, ये वाला जो चीज़ क्वाड्रेटिक फॉर्म के कोरिस्पोंड, ये हमेशा ही सिमेट्रिक होता है। क्या होता है साथियों, सिमेट्रिक। और रियल सिमेट्रिक अगर होता है, अगर हमारे पास फील्ड साथियों रियल सिमेट्रिक है तो वो हमेशा ही डायगोनलाइजेबल होता है। ठीक है ना, और डायगोनलाइजेबल होता है तो रेंज सभी भी मैट्रिक्स का चाहे जितना भी एक्सपोनेंट करें साथियों वो हमेशा ही सबका रैंक इक्वल होता है। तो साथियों इस बेस पे ना क्वेश्चन आ रखा है, इसको जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, ये लीनियर का पार्ट है। साथियों आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा मैं बाहर से आया हूँ तो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा रस लग रहा है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे कुछ जानदार टॉपिक के साथ।